हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी स्टडीड हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में हमने ये पूरा पैराग्राफ कल पढ़ा था और समझा था कि तारीखें कौन सी महत्वपूर्ण हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारे सामने नेक्स्ट पैराग्राफ है, विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। कौन सी तारीखें हैं वे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए, बाय वाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। किस पैमाने के आधार पर हम यह निर्धारित करेंगे कि तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट, तारीखें जो हम चुनते हैं। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, वे तारीखें जिसके आधार पर हम इतिहास की कोई भी कहानी बुनते हैं या फिर लिखते हैं। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर राउंड, तो ये जो तारीखें होती हैं, ठीक है, जो हमारे चारों ओर हैं या फिर जो हम चुनते हैं या फिर जिन तारीखों के आधार पर हम कोई कहानी कंपोज करते हैं या फिर बुनते हैं, तो ये तारीखें जो होती हैं खुद में जो है महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, खुद से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। दे बिकम विटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। वो महत्वपूर्ण तब होती हैं जब हम किसी विशेष इवेंट को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उस तारीख को फिर हमें लगता है कि वो तारीख भी इम्पॉर्टेंट है और हमें याद रखना चाहिए। इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, अगर हमारे पढ़ने का तरीका, थोड़ा समझने का तरीका हम बदलें। इफ़ वी बिगेन टू लुक एट न्यू इश्यूज, हम नए समस्याओं, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर हम अपने पढ़ने का तरीका बदलें, ठीक है, और हम नई समस्याओं के देखने की ओर आगे बढ़ें, तो ये जो तारीखों का बंडल है ना, वो जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। हमारे देखने का नज़रिया बदलेगा तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाएंगी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, अब इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या है उदाहरण, तो इसमें पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने जो इतिहास लिखा इंडिया में, भारत में रहकर उन्होंने जो इतिहास लिखा इंडिया का, तो उनके इतिहास में द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट। उनके द्वारा, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल हुए, सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कब बने थे, 1773 में बने थे, याद रखना है। तो जब से इनका रूल स्टार्ट हुआ यानी शासन स्टार्ट हुआ, तब से लेके अंतिम वायसराय तक, लास्ट वायसराय तक, सभी का जो इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने उनकी हिस्ट्री लिखी है और उनके लिए उनके शासन की डेट ही बहुत महत्वपूर्ण है। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर, इनका इतिहास जो है पहले गवर्नर के शासन से शुरू होती है। ठीक है, पहले शासक कौन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। एंड इंडेड विद द वायसराय, एंड इंडेड विद द लास्ट वायसराय, और जो अंतिम वायसराय हुए उधर जाके ख़त्म होती है। लॉर्ड माउंटबेटन, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में भी हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये ख़त्म होता है, अंतिम वायसराय थे, ऐसा बोल रहा है। इन सेपरेट चैप्टर्स, इन सब के लिए, इनके कार्यों के लिए इन्होंने जो काम किया, तो अलग से इनके लिए अध्याय बनाए गए हैं। उनमें हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या काम किया, कौन कौन से गवर्नर ने। एक हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिक, ठीक है, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सारे गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया, इनके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसरायज। ठीक है, इन्हें इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। ठीक है, इनका इतिहास जो है एक गवर्नर जनरल गया तो दूसरा है, तीसरा है, ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है, इतिहास में उनके यही लिखा हुआ है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज़, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है उस इतिहास में, तो इन महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ यानी इन व्यक्तियों पर ही आधारित है, इन व्यक्तियों से ही जुड़ी हुई है। टू देयर एक्टिविटीज़, वो क्या काम करते थे, पॉलिसी, वो कैसा शासन चलाते थे, है ना, अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या हासिल किया, इन सभी के इर्द गिर्द इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स घूमती रहती थी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी थी इंडिया में। ठीक है, इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है, यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह मतलब
जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी इंडिया की, तो उसमें केवल गवर्नर जनरल का रूल था, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी विक्ट्री, ये सारी चीज़ थी। तो क्या उनके अलावा जीवन नहीं था? क्या हमारे जो भारत में लोग रहते थे, भारत की जो जनता थी, जो किसान थे, ठीक है, जो व्यापारी थे, क्या उनके कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं थी? और क्या भारत में कोई समस्या नहीं थी? तो ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन उनके हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? तो केवल उनके रूलर्स जो थे, पहले बार फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट वायसराय तक जो भी शासन किए, रूल किए, उनकी एक्टिविटी, पॉलिसी, अचीवमेंट्स, ये बस उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए। ओके, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है, ठीक है। इन लोगों के जीवन का क्रम जो होता है ब्रिटिश भारत के इतिहास में, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, उनमें अलग अलग अध्यायों का क्या बन गया है? विषय बन गया है। अब देखिए, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? क्या आप बताइए कि ये जो इतिहास उन्होंने लिखा ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, तो क्या हम इसे थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं? आप बताइए कमेंट में, यस और नो। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडिया सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? ठीक है, गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, इन्होंने कैसे काम किया, ठीक है, और इंडियंस लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, इनके काम पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं। अब आपके सामने एक फिगर है, यही है आपके वारेन हेस्टिंग्स, जो पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम इतिहास लिखते हैं, और ए स्टोरी, जब हम कोई कहानी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम इसे अलग अलग अध्यायों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। वाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, है ना। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। कोहेरेंस मतलब सामंजस्य, मतलब बैलेंस बना रहे। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। इस तरह से क्या होता है, कोई कहानी ऐसे लिखी जाती है जिससे उस कहानी का कोई मतलब निकल आए, और वो जो मतलब निकले वो हमें काम दे हमारे जीवन में। In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. हम केवल उन्हीं तारीखों पर और उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देते हैं जो इस स्टोरी को क्या करने में, अच्छे से समझाने में हमारे लिए कारगर साबित होती है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, ठीक है, हिस्ट्री जो है उनकी ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा जो हिस्ट्री लिखी गई है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, है ना, और उनके हिस्ट्री में जो इंडियंस थे, भारतीय जो लोग थे, उनकी एक्टिविटी नहीं है। उनकी हिस्ट्री में हमारे इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी हुई हैं। दे हैव नो स्पेस, है ना, इनके लिए कोई जगह नहीं है उनकी हिस्ट्री में। वाट देन, तब क्या, डू वी डू, अब उनकी हिस्ट्री में इंडियंस लोगों का कोई भी वो नहीं है कि वो उनकी क्या एक्टिविटी थी, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, उनकी क्या पॉलिसी थी, उनकी क्या थॉट थी, ऐसा कुछ नहीं था। तब हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? इसके लिए जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, है ना, हमारी हिस्ट्री जो है उसके लिए हमें नया बनाना पड़ेगा। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, है ना। अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। न्यू डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, नई तारीखें अब हमारे लिए क्या हो जाएंगी? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ठीक है। अभी कल हमने जब पढ़ा था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो लॉन्ग पीरियड जो हो जाते हैं उनके बारे में, और एक कोई स्पेसिफिक डेट, जैसे कब किसी ने बैटल जीता, राजा की कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, तो वो डेट से डिसाइड करते हैं। अब मृत्यु तो डेट में होगी, लंबे समय तो मृत्यु ना होगी कि साल भर मरता रहेगा, ठीक है। अब पीरियड के बारे में कैसे पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बाई पीरियड वाले में,
वो जो लॉन्ग प्रोसेस होती है उसमें जैसे चाय का उदाहरण दिया गया था कि एक ही दिन में तो चाय हम नहीं पी सकते हैं सारे लोग भारत के एक साथ में, धीरे धीरे सभी को आदत लगी, तो वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो अभी डेट के बारे में हमने समझा, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अवधियों के बारे में। ठीक है, अवधियों के बारे में, पीरियोडाइज के बारे में। हाउ डू वी पीरियोडाइज, मतलब कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, लॉन्ग प्रोसेस जो होती है हम कैसे तय करते हैं इनको। इन 1870 में जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति थे जो स्कॉटलैंड के क्या थे, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री। ठीक है, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे, एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। दार्शनिक मतलब जो अपने विचार प्रकट करते हैं। उन्होंने क्या निकाला, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, है ना, उन्होंने 3 भागों में बांटकर ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब निकाल दी। किताब का नाम याद रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस किताब को कितने भागों में बांटा गया, 3 वॉल्यूम में, 3 भागों में। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है, किस में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। किसने, याद रखिएगा, जेम्स मिल ने 1817 में। स्कॉटलैंड के ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, याद रखना है। दिस पीरियडाइजेशन कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और लोगों ने इसे बहुत हद तक मान भी लिया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, क्या आपको इस तरह के विभाजन में कोई परेशानी है, बताइए। इस तरह के कालखंडों के निर्धारण से ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था, लेकिन आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है, बताइए, कमेंट करके बताइए, यस और नो। अब देखिए, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स, अब इतिहास को हम अलग अलग भागों में, अलग अलग अवधियों में क्यों बांटते हैं। वी डू सो, हम इसलिए क्योंकि इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टराइज ऑफ ए टाइम, किसी एक समय के विशेषताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या फिर बताने के लिए, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपेयर टू अस, है ना, ये जो अवधियाँ हैं ये एक सेंट्रल फीचर हो जाती हैं। सेंट्रल फीचर्स मतलब कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना, जिनसे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, ये जो है अलग अलग हम पीरियड जो डिवाइड करते हैं, हमारे जो विचार हैं उनको हमारे पास्ट में जो विचार थे उनके बारे में हमें बताते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, ये बताते हैं कि हम कैसे हमारे पहले की अवधि और अब की बाद की अवधि के बीच में जो है उसकी विशेषता क्या है वो हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब ये मिल क्या कह रहे थे, जेम्स मिल थॉट, उनकी थॉट क्या थी। जेम्स मिल कौन है, जिन्होंने ये बुक लिखी है, कौन सी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कब लिखी है, 1817 में। स्कॉटलैंड के थे वो, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, याद रखना है। ठीक है, उनका क्या विचार था इस बुक को लिखने के पीछे, तो देखिए उनके थॉट था कि मिल्स थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेयर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, उनका मानना ये था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। एशियाई समाज मतलब ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग हैं यूरोपियन से क्या है, थोड़ा कम सभ्य हैं, असभ्य हैं, ऐसा कह रहे थे वो। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, अब इनके इतिहास के अनुसार, जैसा इन्होंने इतिहास लिखा है, किसने, मिल ने, जेम्स मिल ने। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स के भारत आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल द कंट्री, हिंदू और मुसलमान जो थे उन्हीं का राज, उन्हीं के हिंदू और मुसलमान तानाशाह का राज चलता था। ठीक है, ब्रिटिश के आने के पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। ठीक है, जातिगत बंधनों, अंधविश्वासों का ही और धार्मिक बैर, इन सब सारी चीज़ों का ही बोलबाला था। ठीक है, कि ये हमारा धर्म है, ऐसा वैसा, इन सारी चीज़ों की बात ही पहले चलती थी। ये ऐसा किसका कहना था, जेम्स मिल का कहना था। मिल फेल्ट, जेम्स मिल ने महसूस किया, कुड सिविलाइज इंडिया, कि उन्होंने क्या महसूस किया कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। ठीक है, ये बताया उन्होंने। इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड लॉज इन इंडिया,
ठीक है। यूरोप का जो मैनर है, रहन सहन है, ढंग से, आर्ट, उनकी कला है, इंस्टीट्यूशन है, लॉ से जो भी रूल है, ये सारी चीज़ इंडिया में लानी चाहिए। ठीक है, उनका ऐसा कहना था। मिल इनफैक्ट उनका तथ्य था, वो चाहते थे, वो सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, मिल सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इंडिया टू इंश्योर द एलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, फॉर इंडियन वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। जेम्स मिल की ये सोच थी कि पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स को शासन अपना पकड़ लेना चाहिए, और या फिर इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनका शासन पूरी तरह से। और जेम्स मिल का ये भी मानना था कि इनके ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना हमारा इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बोल रहे हैं वो, इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना हमारा जो इंडिया है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ऐसी इनकी सोच थी, कि इनकी जेम्स मिल की। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस विचार से, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ठीक है, अंग्रेजी शासन क्या था, कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, कि अंग्रेजों का शासन रहेगा तो प्रोग्रेस होगी, है ना, और सभ्य रहेगा जो भी, जहाँ भी इनका शासन रहेगा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इसके पहले ब्रिटिशर्स का जब रूल नहीं था, यानी शासन नहीं था, तब अंधकार का समय था, जहां उनका शासन नहीं था पहले। कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस कॉन्सेप्ट को हम आज स्वीकार कर सकते हैं? आज तो नहीं है उनका शासन, फिर भी हमारे लोग सभ्य हैं, ठीक है, और अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। इन एनी केस, अब दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, है ना, क्या हम हिंदू और मुसलमान का दौर कह सकते हैं, ऐसा कि ये हिंदू का दौर था, ये मुसलमानों का दौर था, ऐसा बांट सकते हैं? डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट सिमुलटेनियसली इन दिस पीरियड्स। ठीक है, ऐसा क्या कहा जा सकता है कि इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? सारे धर्म तो साथ में ही चलते थे। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, हम के इतिहास को केवल मुस्लिम और हिंदू में क्यों बांटे, मतलब धर्म के आधार पर क्यों बांटे? ऐसा तो नहीं था कि जब हिंदू का राज था तो मुसलमान नहीं जीते थे, और जब मुसलमानों का राज था तो हिंदू को नहीं जीने दिया जा रहा था। तो हम धर्म के आधार पर हिस्ट्री के पीरियड्स को, अवधियों को क्यों निर्धारित करें? ठीक है, टू डू सो इट इज़ टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। ठीक है, वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन द एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, अलग अलग धर्म के लोग होते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ये जो ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन यानी इन्होंने जो भागों में बांटा था, इससे हम दूर जाएं तो हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को एंशिएंट, मिडाइवल, एंशिएंट मतलब प्राचीन, मिडाइवल मतलब मध्यकालीन, एंड मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास में बांटा है। ठीक है, ये जो डिवीज़न किया गया है ये बिल्कुल अच्छा लगता है, प्राचीन, मध्यकालीन, फिर आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसमें हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, लेकिन इस डिवीज़न की भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या है? समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? इट इज़ ए पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, क्या कह रहा है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से मतलब यूरोप से ही। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। ठीक है, मिडाइवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? यस और नॉट कमेंट में बताइए। एज यू विल सी इन दिस बुक, आप जैसा इस किताब में देख रहे हैं, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी।
ब्रिटिश शासन के समय लोगों में क्या थी, समानता नहीं बनाई गई थी, फ्रीडम और लिबर्टी, ठीक है, और बराबर आज़ादी, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं दी गई थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ठीक है, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मतलब कि जब ब्रिटिशों का शासन था तो ना ही हमारा आर्थिक विकास हो रहा था, ना कोई प्रोग्रेस हो रही थी, ठीक है। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग। फिर व्हाट इज़ कॉलोनियल, औपनिवेश क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।